Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ यह है क्लास 8 का चैप्टर 7 है ये, और इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिए, जैसा कि आपको हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा इंट्रो बाद में देती हूँ। तो देखिए, पूरा का पूरा चैप्टर हम जो है वो नोट्स की हेल्प से समझेंगे। नोट्स में सारे सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, पॉइंट्स मेंशन हैं, प्लस इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, पिक्चर्स हैं, जिससे ईजिली आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी। प्लस आपके एग्ज़ाम टाइम के जब आपका एग्ज़ाम होता है तब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग है नोट्स में वो है इंट्रोडक्शन, यानी इस चैप्टर में बेसिकली आप क्या पढ़ने वाले हो। तो इस चैप्टर में आप कंजर्वेशन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे। साथ ही देखिए बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन काफ़ी बन जाता है एग्जाम में कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी किसी भी जगह पे जब आप देखते हो कि वहाँ पे हर तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं, तो उसी को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब जो है बायोडाइवर्सिटी हम नेचर के उसमें देखते हैं कि किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो नेचर में किस तरह से पाई जाती है। तो हैबिटेट इज़ डिफाइंड एज द ड्वेलिंग प्लेस। देखिए, हैबिटेट क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म जहाँ वो रहता है, ड्वेलिंग मतलब जो उसका आवास है, जहाँ पे वो रहता है, तो वो उसका हैबिटेट, एक तरह से हम उसको हैबिटेट बोलते हैं। और ये हैबिटेट क्या है? जो इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रहता है वो उसको सूट करता है, इस वजह से वो वहाँ पे बेहतर तरीके से रहता है दूसरों के कंपेरिजन में। और इससे उस ऑर्गेनिज्म को बहुत ही हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस करता है और वहाँ पे सरवाइव करता है। नेक्स्ट आते हैं डिफॉरेस्टेशन पे। तो देखिए, डिफॉरेस्टेशन होता है जब हम प्लांट्स को कट कर देते हैं, यानी फॉरेस्ट मतलब पूरे के पूरे जंगल जब हम कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं, और इस तरह का लैंड जो एकदम डिफॉरेस्टेड लैंड हो जाता है, तो इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कॉजेज़ क्या है डिफॉरेस्टेशन के? क्यों हम ये डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्यों प्लांट्स को कट करते हैं? तो इसके बहुत रीज़न है, क्योंकि जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ है वो टिम्बर के लिए यूज़ होता है। जो टिम्बर है वो फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है। साथ ही फ्यूल के रूप में भी जो है टिम्बर यूज़ होता है एज हाउसेज और इंडस्ट्रीज़ में। साथ ही देखिए, जो लैंड है जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ उसको कट करके हाउस बिल्ड करे जाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि लैंड चाहिए। इसी तरह से लैंड जो है कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर के भी काम में आता है, जिस वजह से डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। अच्छा, इसके बाद चलिए, काट तो दिए पेड़, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, यानी इसके नुकसान क्या है, इसके क्या रिजल्ट होता है। तो वेरियस टाइप ऑफ इफेक्ट्स जो है डिफॉरेस्टेशन का पड़ता है हमारे ऊपर। पहला है देखिए क्लाइमेटिक चेंजेस, यानी क्लाइमेट जो होता है इस रीजन का चेंज हो जाता है। कभी आपने देखा होगा इट बिकम्स हॉट लोकली एंड रेनफॉल डिक्रीज। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो रेनफॉल है, बारिश जो है वो कम होती जा रही है। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्या रिजल्ट होता है इसका। तो इम्बैलेंस इन एटमॉस्फेरिक गैसेज, यानी जो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनका प्रोपोर्शन भी चेंज होता जा रहा है। ऑक्सीजन कंटेंट इज रिड्यूस, यानी जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है पेड़ों के कटने की वजह से। और जो CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। पोल्यूशन देखिए, थर्ड रीज़न पोल्यूशन वास्तव में, क्योंकि पोल्यूशन ऑफ एयर इसकी वजह से ज़्यादा होता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल वाटर एंड सॉइल टेक्सचर, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से फर्टिलिटी ऑफ जो सॉइल है वो लॉस्ट हो रही है। वाटर लेवल जो है वो भी सॉइल में लो होता जा रहा है, और साथ ही जो सॉइल का टेक्सचर है वो भी दिन पे दिन खराब होता जा रहा है, क्योंकि उसमें ह्यूमस फॉर्म नहीं हो रहा। और ये जो ह्यूमस होता है वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है नेचुरल कैलेमिटीज़, यानी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जैसे कि फ्लड, ड्रॉट और फेमाइंस, इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो भी हमारे ऊपर आती रहती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि धीरे धीरे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ने से हीट जो सन रेज की है वो भी बढ़ती जा रही है। दिस रिजल्ट्स इन हाइयर टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से आप देखो कि ये एक कारण है कि इसकी वजह से हाइयर टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आते हैं सॉइल इरोशन पे। तो सॉइल धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पेड़ों के कटने की वजह से पहले जो जो ट्रीज़ की रूट्स होती थी वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल को होल्ड करती थी, जिससे कि जो सॉइल इरोजन नहीं होता था। बट जब पेड़ ही नहीं है तो जो सॉइल है वो भी बहुत ही लूज हो जाती है, और ईजिली जैसे फ्लड या फिर कुछ भी है उसके वजह से विंड है तो उसके वजह से सॉइल जो है टॉप लेयर ऑफ सॉइल वो ईजिली रिमूव्ड हो जाती है, और जिसमें काफ़ी मात्रा में ह्यूमस होता है। तो एक फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है, और सॉइल इरोजन इसका रीज़न है। नेक्स्ट आते हैं डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एकदम डेजर्ट जो
बन जाए, फॉर्मेशन हो जाए डेजर्ट का। पहले कभी वो फर्टाइल या लेस फर्टाइल लैंड था, पर धीरे धीरे जो है वो एकदम लेस फर्टाइल और अनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गया, उसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। और इट पे ये कब होता है, जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है या फिर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, उसकी वजह से। इफ़ेक्ट्स क्या हैं इसके, तो लॉस सॉइल ड्यू टू विंड्स, क्योंकि धीरे धीरे विंड की वजह से सॉइल इरोड होती जाती है जो फर्टाइल सॉइल होती है। और लॉस ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ सॉइल, इसके साथ ही सॉइल की जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, की किस तरह से जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। सो सबसे अच्छा जो हमारे पास उपाय है वो है एफॉरेस्टेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को उगाया जाए। ठीक है, आप वर्ड से समझिए, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना, और एफॉरेस्टेशन मतलब होता है नए नए पेड़ों को लगाना, यानी जितने भी जंगल डिस्ट्रॉय किए गए हैं उनकी जगह नए पौधों को लगा दिया जाए। इसके साथ ही जो बहुत सारी जो नई नई ट्री की स्पीशीज़ हैं जो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेड होती जा रही है फॉरेस्ट से, उनके पौधे भी लगाए जाएं। इट कैन बी, इसको हम नेचुरली और आर्टिफिशियली भी कर सकते हैं। देखिए, वन महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। वन महोत्सव जो रेनी सीजन के टाइम पे कि अच्छा टाइम होता है जिसमें सारे पौधे जो हैं इजली ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। देखिए, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1952 में बनाई गई थी, इसका मेन एम ये था कि 1/3 जो टोटल लैंड एरिया है कंट्री का वो अंडर फॉरेस्ट कवर में आए। और इट वाज रिवाइज, इस पॉलिसी को फिर रिवाइज किया गया 1980 में, और इस पॉलिसी का फिर नाम रख दिया गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है। तो सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ओरिजिनल नेचुरल हैबिटेट जैसे कि फॉरेस्ट है, हिल, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, पैस्चर लैंड्स हो गए, घास के मैदान, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशन एक्सेट्रा, ये सभी के सभी आते हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती। तो सीधी सी बात कहने का मतलब ये है, जहाँ पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती उसको सभी को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इसी के साथ ऐसे एनिमल्स जो हम पालते नहीं हैं, और इसी तरह से ऐसे प्लांट्स जो उनको हम कल्टीवेट नहीं करते फील्ड्स में, वो भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं। एक्सटिंक्शन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सटिंक्शन। तो जो ये टर्म है एक्सटिंक्शन, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, यानी ऐसी स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स की, इसमें मतलब आपके प्लांट्स एनिमल्स दोनों ही आ सकते हैं, जो कि पहले अर्थ पे थे पर अब वो अर्थ पे है ही नहीं, गायब हो गए हैं, एकदम डिसअपियर हो गए हैं। तो उनको हम एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ कहते हैं, जैसे कि डायनासोर्स, आर्क्योटेरिक्स, ये एक फॉसिल बर्ड है। तो इस तरह की जो स्पीशीज़ हैं अब वो आज हमारे बीच नहीं है। द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस नेचुरली और अननेचुरली। कहीं ना कहीं अगर ये जो एक्सटिंक्शन है स्पीशीज़ का, जो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरह से वो एकदम धरती से ख़त्म हो गया, तो ये नेचुरली भी रीज़न है और कुछ इसके पीछे अननेचुरली भी रीज़न है। नेचुरल एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म देखे जाए तो टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस अपॉन द अर्थ एंड द ऑर्गेनिज्म इज नॉट एबल टू कॉप और मैच इट। यानी नेचुरल एक्सटिंक्शन क्यों इनका स्पीशीज़ का जो ऑर्गेनिजम्स हैं क्यों ख़त्म हुए नेचुरली, इस वजह से हुए क्योंकि धीरे धीरे क्लाइमेट में इतना चेंज होता गया जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स अपने आप को उस इन्वायरमेंट में ढाल नहीं पाए, मैच नहीं कर पाए, और वो नहीं बची। इसी तरह से देखिए अननेचुरल एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन। और अननेचुरल एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज यानी इसमें कहीं ना कहीं मैन का इन्वॉल्वमेंट रहा, मैन ने शायद इतना शिकार किया उन चीज़ों का या इतना कट कर दिया कि आज वो जो प्रजाति हैं वो नहीं पाई जाती। ड्यू टू द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड फॉलोइंग चेंजेस डन बाई हिम। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी गई हैं कि किस तरह से इंसान ने नेचुरल हैबिटेट जो है वाइल्ड एनिमल्स का वो किस तरह से डिस्ट्रॉय किया। इलीगल हंटिंग जो होती है एनिमल्स की उसे हम पोचिंग के नाम से जानते हैं, यानी शिकार पे बिल्कुल मना होता है, पाबंदी होती है, फिर भी जब इंसान शिकार करता है एनिमल्स का तो उसे हम पोचिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्सटिंक्शन आर। क्या रीज़न है क्यों फॉरेस्ट फैक्टर्स क्या रहे इस तरह की स्पीशीज़ के ख़त्म होने के। तो सबसे पहली बात कि ह्यूमन ग्रेड फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी ह्यूमन के हमेशा ह्यूमन इतना लालच रहा उसको रहा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का, जैसे कि कमर्शियल यूज़ ऑफ टिम्बर, एक्जॉटिक फ्लावर्स का, वैल्यूबल प्लांट्स का। और इसी वजह से ये जो मटेरियल्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते कि जल्दी जल्दी हम इसको अपने पास ले लें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, और इसी वजह से ये चीज़ें ख़त्म हो गई। चेंजेस इन द नेचुरल हैबिटेट्स के साथ ही नेचुरल हैबिटेट्स को भी बिल्कुल बदल डाला, उनको डैम्स, हार्बर्स, प्लांटेशन, कैनल्स, माइनिंग साइट्स बना डाला। फॉरेस्ट फायर भी एक रीज़न है क्योंकि जिसकी वजह से अगर आप ध्यान ना दो तो लार्ज स्केल वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन काफ़ी होता है।
एक्वायरिंग लैंड फॉर ह्यूमन यूज़, इसके साथ ही ह्यूमन अपने खुद के यूज़ के लिए भी लैंड को धीरे धीरे एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया उसने। इंडस्ट्रीज़ बनानी है, खुद रहना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इस वजह से जंगल पूरे नष्ट हुए। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन। तो अब चलिए देखिए, हमने यहाँ तक कवर कर लिया कि क्या क्या रीज़न है डिस्ट्रक्शन के। तो अब जान लेते हैं कि कंजर्वेशन यानी इनको फिर से किस तरह से कंजर्व प्रोटेक्ट किया जा सके फ्लोरा और फाउना को। तो टू प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग, टू प्रिजर्व द, उनको नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए। वाई इज़ कंजर्वेशन नीडेड, क्यों कंजर्व करना चाहिए हमें, क्यों प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड हमारे लिए। तो इट इज़ नीडेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सीनिक ब्यूटी ऑफ द इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट की देखिए अपनी खुद की एक सुंदरता होती है। तो इस सुंदरता को, ब्यूटी को बचाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए भी नेचर और ऑर्गेनिज्म के बीच में हमें कंजर्वेशन करना चाहिए इनका। और ये हमारे लिए खुद के लिए भी, लिविंग बींग्स के लिए, खुद के जीने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन के क्या स्टेप हैं। तो सबसे पहले एफॉरेस्टेशन ही है कि हम ट्रीज़ को उगाएं, ठीक है, साथ ही डिफॉरेस्टेशन ना करें। और ह्यूमन इंटरफेरेंस और प्लांटेशंस जो हैं, यानी अगर आपको पौधे उगाने हैं तो जाहिर सी बात है ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़रूरी है, और प्लांटेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। साथ ही प्रोटेक्शन किया जाए फॉरेस्ट का, मतलब उस आग से बचाया जा सके। अगर आग लगती है तो सही टाइम पर उसको जो है वो बुझाया जाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर ग्रेजिंग, यानी एनिमल्स भी काफ़ी जो हैं ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। जैसे हमने कोई पौधे तो लगा दिए ह्यूमंस ने, बट कोई अगर जानवर ने उसे खा लिया तो वो पौधा पेड़ कैसे बनेगा। तो इस वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। साथ ही प्लांट हार्वेस्ट की, जो हार्वेस्ट है शुड बी प्लांट होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। आफ्टर कटिंग ऑफ ट्रीज न्यू सैपलिंग शुड बी प्लांटेड, कि अगर आपको ठीक है ज़रूरत है, आपने प्लांट काटा, ट्री काटा, और उसकी जगह नया पौधा उगाना, और प्लस उसकी केयर भी करना जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, तो उस पर ध्यान देना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैन बी डन। भाई अब वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो हैबिटेट प्रिजर्वेशन, यानी प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट इनडायरेक्टली कंजर्व्स द वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन को बिल्कुल मतलब ख़त्म करा जाए, उसको ना किया जाए, क्योंकि सारे के सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इन जंगलों पे ही निर्भर होते हैं अपने फूड और शेल्टर के लिए। साथ ही हंटिंग रेगुलेशंस, यानी पोचिंग जो एक इसको एकदम क्राइम की तरह अनाउंस किया जाए, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाएँ, जिससे कि जो पॉपुलेशन है वाइल्ड लाइफ की वो इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ इंडिया। अगर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें इंडिया में, तो IBWL जो है, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये इसको बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में, और इसका मेन एम था कि कंजर्व करना वाइल्ड लाइफ हमारी कंट्री की। इसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1972 में बनाया था, जिसके अकॉर्डिंग लीगल प्रोटेक्शन जो है वाइल्ड लाइफ को दी गई है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, देखिए हमारे यहाँ पे कितने टोटल सेंचुरीज़ हैं, टोटल नेशनल पार्क्स हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन है पिक में, तो वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो देखिए पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वहाँ पे एक वह नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसका नाम है बोरी और पंचमरी। ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं कलेक्टिवली, फ्लोरा फाउना यहाँ पे पाए जाते हैं। फ्लोरा फाउना जो पंचमरी की बात की जाए तो फ्लोरा में आपको मैंगो, जामुन, अर्जुन, इस तरह के एक्सेट्रा, इस तरह के ट्रीज प्लांट्स मिल जाएंगे। साथ ही फाउना में आपको बार्किंग डीर, ब्लू बुल, चिंकारा, वाइल्ड डॉग, ये सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं स्पीशीज़ में। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स एनिमल प्लांट्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग विथ ईच अदर। यानी स्पीशीज़ की जब हम बात करते हो तो ये ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स का होता है जो कि कैपेबल हैं कि आपस में इंटरब्रीडिंग करके न्यू स्पीशीज़ को जन्म दें। कैटेगरीज में देख रहे हैं स्पीशीज़ की, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी IUCN आया था एग्जिस्टेंस में 1948 में, जिसने काफ़ी सारी स्पीशीज़ को कैटेगराइज किया कि कितनी तरह की स्पीशीज़ होती हैं। तो देखिए फर्स्ट है इंडेंजर स्पीशीज़, वो स्पीशीज़ हैं जो कंसीडर की जाती हैं कि इन्हें खतरा है, यानी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी ये ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इनको मारा जा रहा है। जैसे लायन है, तो यहाँ पे गिर फॉरेस्ट काठियावाड़ में, गुजरात में पाए जाते हैं, और ये मोस्ट है, आप देखो तो कॉमन जो लायन है वो इस स्टेट में पाया जाता है। वन हॉर्न राइनोसोरस है जो कि असम में पाया जाता है और वेस्ट बंगाल में। तो ये कुछ ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आए हैं क्योंकि इनका शिकार बहुत होता है। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीशीज़। तो वल्नरेबल स्पीशीज़ देखिए दो स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशंस आर रिड्यूसिंग ग्रेजुअली एंड आर एट द रिस्क ऑफ एंटरिंग द इंडेंजर्ड लिस्ट, यानी ऐसी प्रजातियां जिनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है और ऐसा
होने वाला है कि वो इंडेंजर्ड की लिस्ट में आने वाले हैं। नेक्स्ट है रेयर स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जिसकी पॉपुलेशन पहले से बहुत ही कम है और स्कैटर्ड है, यानी बहुत ही कम है और कहीं बहुत ही दूर दूर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो बिलोंग करती हैं एक पर्टिकुलर रीजन और हैबिटेंट से ऑफ रीजन से, बट नॉट फाउंड नेचुरली एल्सवेयर इन स्टेट, यानी कुछ एक ही जगह पे ही पाई जाती हैं, एक या दो जगह पे प्रजातियाँ, बाकी पूरे कंट्री या स्टेट में ये नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, तो देखिए यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के यहाँ पे मेंशन है, आप एक बार रीड कर लीजिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो देखिए नेचुरल एरिया जो एक जहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट रह सकती है, प्रिजर्व रह सकती है, उसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानते हैं। ये जो प्लेसेस होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं वाइल्ड लाइफ को एक सूटेबल लिविंग कंडीशन, जहाँ पे वो आराम से रह सकते हैं, कोई उन्हें वहाँ पे मार नहीं सकता, ये सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं वहाँ पे। दिस प्लेसेस आर कैटेगराइज बाई, इन प्लेसेस कैसी होती हैं, ये तो एकदम यूनिक लैंडस्केप होता है, माउंटेन फॉरेस्ट, जैसे एकदम नेचुरल नदियाँ, जिस तरह से वाइल्ड लाइफ रहते हैं, वाइल्ड लाइफ होनी चाहिए, एनिमल्स रहने चाहिए, उस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाता है। नेशनल पार्क देखिए ये जो एरियाज़ होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं, एज वेल एज डाइवर्स भी होते हैं, और ये होल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम ही होता है, इसे हम नेशनल पार्क्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भी लैंडस्केप मिलेगा, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, फ्लोरा फाउना भी आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल है सतपुरा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। सतपुरा नेशनल पार्क जो है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक जो है वो जो प्लांट ट्री है वो यहाँ पे पाया जाता है। यूनिक फीचर्स क्या है सतपुरा नेशनल पार्क के, तो प्री हिस्टोरिक एविडेंस है ह्यूमन लाइफ के इन जंगलों में पाए जाते हैं। 55 रॉक शेल्टर्स जो हैं वो भी यहाँ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई गई हैं। साथ ही रॉक पेंटिंग्स जो हैं जिन रॉक शेल्टर्स में, यानी फिगर्स ऑफ एनिमल्स हंटिंग डांसिंग करते हुए लोग, वो सब यहाँ पे इन पिक्चर्स में दिखा है। नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है एक ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1973 को इंडियन गवर्नमेंट ने। उसका मेन एम था कि टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाए कंट्री में, और अंडर दिस प्रोजेक्ट 18 टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में वो बनाए गए थे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कुछ टाइगर रिजर्व राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी एंड तमिलनाडु में बनाए गए थे टाइगर रिजर्व्स। फिर उसके बाद भी कुछ यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। फिर है देखिए रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक हर एक नेशन मेंटेन करके रखता है। इट हैज़ पॉपुलेशन स्टेटस, इसमें उन एनिमल फ्लोरा और फाउना की पॉपुलेशन का स्टेटस होता है ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी कौन सी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो इंडेंजर में आ चुकी हैं। 1991 में फर्स्ट डेटा रेड डेटा बुक जो है वो कंपाइल की गई थी। रेड लिस्ट में अगर देखा जाए कि कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है नेशन की, हमारे नेशन की, जो कि इंडेंजर्ड में आ गए, तो ये सारे नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन, देखिए माइग्रेशन क्या है, इट इज़ द मास मूवमेंट, यानी एक मास मूवमेंट है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स और आप ले लीजिए बर्ड्स भी, जब वो या किसी वजह से यानी मौसम उनके अनुकूल नहीं है, यानी खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, तो वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाते हैं, जहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, तो इसको माइग्रेशन कहते हैं। बस आप देखिए सेकेंड लाइन में ये लिखा गया है कि एनिमल्स क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उन्हें फूड चाहिए, फेवरेबल क्लाइमेट चाहिए, और टू रिप्रोड्यूस के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। नेक्स्ट है देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर, और ये हमारा शायद लास्ट टॉपिक है। तो पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग पेपर, देखिए पेपर हमें डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और जो पेपर है वो प्लांट से बनता है, ट्रीज से बनता है, तो उन्हें कट करा जाता है। और इस तरह से अगर हम पेपर के लिए पूरे के पूरे जंगली पेड़ काट देंगे, फिर हमारे पास क्या बचेगा, तो इस वजह से मतलब पूरी जो वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी मतलब प्लांट ट्रीज फॉर ऑब्टेनिंग की किस तरह से हमें इतने ज़्यादा प्लांट्स को नहीं काटना चाहिए, बल्कि पेपर जो है उसको हमें सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकिल भी करना चाहिए। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5-7 टाइम्स, यानी जो पेपर हमारे पास हम एकदम न्यू पेज यूज़ करें उसको फिर से 5-7 टाइम्स जो है रिसाइकिल करके फिर से यूज़ किया जा सकता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।